सो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ आदित्य सचिन, और इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बेसिकली क्रिप्टो में वर्क कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से। ये अपना इंट्रोडक्शन खुद भी देंगे, बट आज आप लोगों को क्या सीखने वाले हो इस सेशन में। इस सेशन में आपको मेनली ये बताया जाएगा, हम और आप आदित्य जी आपको ये कोशिश करेंगे कि किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, खास करके वो क्रिप्टो रिलेटेड, बिकॉज वी आर एसोसिएटेड विद क्रिप्टो करेंसी। हम लोग 2-2.5 साल से क्रिप्टो पे वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। हम लोग काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ऑब्जर्व करें जो बहुत ही गलत तरीके से कुछ वादे करते हैं, तो हम लोग आगे जानेंगे। तो बेसिकली आपको इस सिस्टम इस पॉडकास्ट में आपको ये जानने को मिलेगा, कोई भी सिस्टम कैसे डिसेंट्रलाइज होता है, सेंट्रलाइज क्या होती है, डिसेंट्रलाइज, इन सब पे बातें करेंगे। सो ज्यादा डिले ना करते हुए हम लोग चलते हैं पहले आदित्य जी की ओर। आदित्य जी, आप अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दीजिए। या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रोशन जी। और कोशिश कर रहे थे हम लोग कि काफी दिन से कनेक्ट हो जाएं, एक क्रिप्टो सेशन हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनको राइट। क्रिप्टो के बारे में अभी बहुत सारी नई चीजें हो रही हैं और लोग भी आ रहे हैं नए नए इंडस्ट्री में, क्योंकि जब जब मार्केट पंप होना स्टार्ट होती है, बुल रन एक बोला था, एक चलना स्टार्ट होता है। तो बियर मार्केट में हालांकि लोग इतने नहीं आते हैं, बट हाँ, बुल मार्केट में स्टार्टिंग होती है लोगों की और नए लोग खास करके एंट्री करते हैं। और बहुत सारी गलतियां भी करते हैं जहाँ पे, और उसके वजह से काफी सारी चीजें उनको दिक्कत भी आती हैं, बहुत लोग लॉस भी कर देते हैं। तो अभी बेसिकली जो की सारी चीजें हैं तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम वैसे आदित्य है और बाय प्रोफेशन एक सिविल इंजीनियर हूँ। और लास्ट 2.5 साल से भी ज्यादा हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट क्रिप्टो में काम करते करते। अभी भी सीख ही रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारी चीजें, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार सीख लिया तो आप बस हो राइट। गया। ये मार्केट, ये इंडस्ट्री यहाँ तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसका लिमिटेशन है ही नहीं कोई। आए हर साल कुछ ना कुछ नया आ रहा है, जिससे कि हमें अडॉप्ट करना पड़ता है और सीखना भी पड़ता है कि क्या सारी चीजें हो रही हैं, क्या क्या ये वर्किंग में है, क्या ये स्कैम तो नहीं है। ये सब चीजों का वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। और कौन कौन सा प्रोजेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, ये सब पता करना बहुत इंटरनल एक चीज होती है ना, जिसे पता करना बहुत मुश्किल होता है किसी के बारे में। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कहाँ से पता करें। तो ये सारी चीजें हैं। राइट। और आप सभी लोग को जो भी आदित्य जी ने सवाल बताया, इन्हीं का सॉल्यूशन मिलने वाला है। बिकॉज बीइंग मीन, जब हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था कभी, तो हमें भी इतनी सारी नॉलेजेज नहीं थी। बिकॉज जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अगर 2 साल पीछे चले जाएं, तो हमें भी कुछ पता नहीं था सेंट्रलाइज क्या होती है, डिसेंट्रलाइज क्या होती है। बट आज हम लोग के पास, ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत सारा नॉलेज है, बट आई होप सो अच्छी खासी नॉलेज होल्ड करते हैं, जो कि आपको इस पॉडकास्ट के एंड तक पता चल जाएगी। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आदित्य जी। तो सबसे पहले ये बताइए आदित्य जी, सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में अंतर क्या होती है, जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है अभी खास करके। और मैक्सिमम सेंट्रलाइज वाले ही डिसेंट्रलाइज में आते हैं, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग को बताया जाता है डिसेंट्रलाइज, बट वो रहता है सेंट्रलाइज, एंड अल्टीमेटली उनके फंड्स 6 महीने, 1 साल या 2 महीने के अंदर उनके सारे फंड्स गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। अब जैसे कि आपने पूछा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज कैसे पता करें, ये चीज होती है। तो सिंपल सा है, सेंट्रलाइज का मतलब ही समझ में आ रहा है कि सेंट्रलाइज यानी कि एक किसी पर्सन के थ्रू या एक अथॉरिटी के थ्रू वो कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे कि मार्केट, कोई कंपनी है तो उसको एक कंट्रोल करने वाला, उसको चलाने वाला एक ही व्यक्ति होता है, वो ऑनर होता है। राइट। भले उसके नीचे सीईओ, उसने सीईओ कर रखा है अपना, या एमडी है, या उसके मैनेजर है, वो सब कुछ नहीं होते। वो जस्ट एक उसका हिस्सा है। बट मेन तो एक ही पर्सन होता है जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है, उसी के हिस्से सब कुछ चलता है, क्योंकि मेन ऑनर होता है। तो ऑनर एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, जिसको हम सेंट्रलाइज बोल सकते हैं। कंपनी के एग्जांपल से लिया, क्योंकि उसको चलाने वाला एक व्यक्ति है, वो उसमें फेरबदल कर सकता है, क्योंकि उसका कंट्रोल उसके हाथ में है। अब डिसेंट्रलाइज की बात करें तो डिसेंट्रलाइज क्या होता है, जो पावर होती है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इक्वली। यानी कि जो आप कर सकते हो वही दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, वही अलग पर्सन दूसरा भी कर सकता है। यानी कि जो, अगर आप देखा जाए तो वो कंट्रोल एक पर्सन के हाथ में नहीं रहता, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली। जैसे कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया एक तरीके से एक एज एग्जाम्पल देखा जाए तो डिसेंट्रलाइज ही एक चीज है। इंटरनेट की एग्जाम्पल दें तो इंटरनेट भी एक तरीके से डिसेंट्रलाइज ही है, उसका कंट्रोल किसी एक पर्सन के पास नहीं है। यानी कि कुछ लोग अगर नहीं भी यूज करेंगे, या कुछ लोग, और जो कि है भी हमारे यहाँ अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेट को नहीं यूज करते हैं और नहीं चलाते हैं, तो इसका मतलब ये राइट। नहीं कि इंटरनेट चल नहीं रहा है। यानी कि कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। तो इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। क्रिप्टो में जब आप बारी आएगी तो हम उस पर भी समझेंगे कि क्रिप्टो में किस तरीके से डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज होता है। तो सेंट्रलाइज में क्या होता है, एक अथॉरिटी उसे कंट्रोल करती है, सिंपल सा फंडा है। डिसेंट्रलाइज में क्या होती है, जो पावर होती है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती राइट। तो बेसिकली आदित्य जी ने, एंड नो डाउट मैं भी एग्री करता हूँ, बिकॉज सेंट्रलाइज सिस्टम में नो डाउट एक सेंटर से पावर डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे कि हम लोग इंडियन गवर्नमेंट को देख लें, या फिर आप, अगर आप मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैंने भी जॉब करा, तो मेरे ऊपर बॉस थे। मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है पावर की, या फिर एनर्जी, सब कुछ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट डिसेंट्रलाइज में नो डाउट सबके पास कंट्रोल रहता है। वी बीइंग अ बॉस, मतलब अपना खुद का बॉस बन के हम लोग
वर्क करते हैं। सो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अदित्य जी, ये बताइए, जैसे कि मैक्सिमम लोग नो डाउट किसी भी सिस्टम के साथ हो, नो डाउट वो सेंट्रलाइज सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। हम लोग भी पहले सेंट्रलाइज सिस्टम का ही पार्ट थे, बट नो डाउट अभी हम लोग डिसेंट्रलाइज का पार्ट है। तो हम लोगों ने अभी जस्ट डिसेंट्रलाइज के बारे में अच्छे से समझना स्टार्ट करा है। तो ये बताइए, कोई भी पर्सन अगर सेंट्रलाइज सिस्टम में है, एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन है, अगर वो डिसेंट्रलाइज में स्विच कर रहा है या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर रहा है, तो उसको क्या क्या चीजें हैं जो आपके तरफ से आप बताना चाहोगे जो देखनी चाहिए, सो दैट वो एश्योर हो सके कि यार नहीं, सिस्टम सच में डिसेंट्रलाइज है, और उसके साथ आने वाले 6 महीने, आने वाले 2 महीने या फिर आने वाले लंबे समय तक किसी प्रकार का कुछ अनहोनी नहीं होने वाली है। ओके। तो बेसिकली अगर एग्जांपल लें तो हम कंपनी के, जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी लिया, तो अगर ये समझ लीजिए कि अगर जो जो डिसीजंस हैं वो कम्युनिटी के हाथ में नहीं है, यानी कि पर्टिकुलर अगर कोई कंपनी में आप काम कर रहे हो, जैसे कि हमारे यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, तो वहाँ पे जो एक पर्सन है जो कि एमडी होता है, या जो भी उसका डायरेक्टर वगैरह होता है, फाउंडर होता है, वो उससे पर्टिकुलरली उसके हाथ में पावर होती है कि वो उसके जो भी चीजें हैं उसको मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि उसको बदल सकता है, उसको बंद भी कर सकता है, प्लस उसको चलाने का पूरा राइट उसी के पास है। हमें लगता है कि हम चला रहे हैं, बट एक्चुअल में हमारी कोई ऑनरशिप नहीं होती है, सारी ऑनरशिप उस पर्सन की होती है जो कि उस कंपनी का फाउंडर है। अब एग्जांपल में हम लेते हैं, क्योंकि क्रिप्टो का वो है कि एक कंसर्न है, तो हम बिटकॉइन का एग्जांपल लेंगे। बिटकॉइन काम करता है प्रूफ ऑफ वर्क पे, यानी कि बिटकॉइन क्या है, एक डिसेंट्रलाइज थिंग है, यानी कि उसका जो कंट्रोल है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब होता है जब जितना जो काम करेगा उसको उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा, सिंपल सा टर्म है। यानी कि अगर आप माइनर हो, तो आप अगर माइनिंग कर रहे हो तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, कोई आपसे ले नहीं सकता। इनफैक्ट अकेले उसकी प्राइस भी कोई तय नहीं करता, ये सब पूरे जितने भी लोग बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं इससे ही हमारा प्राइस तय होता है। यानी कि ओवरऑल अगर कोई एक व्यक्ति या कुछ पर्सन अगर चाहे कि उसको बेच भी दे, या वो भी करना चाहे कि बंद कर दे, तो हो नहीं सकता। तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पावर है बिटकॉइन, जब आया ये चीज क्रिप्टो में आई, तो बिटकॉइन ने क्या किया कि जो कम्युनिटी थी उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि अब भाई जो कंट्रोल है वो हर एक के हाथ में रहेगा, वो हर एक पर्सन उसको यूज कर पाएगा, यानी कि इंडिविजुअल ऑनरशिप सबकी रहेगी। अगर आप आधा बिटकॉइन भी होल्ड करते हो, तो उस आधे बिटकॉइन के आप मालिक हो, यानी कि आप चाहो तो उसको बेचो, आप चाहो तो उसको रखो, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ना ही उसकी कोई वैल्यू चेंज कर सकता है। वो तो डिपेंड करेगी, मार्केट में अप डाउन हो रहा है तो उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। तो ये चीज करी बिटकॉइन ने, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जगह है बट देखने को नहीं मिला अभी तक पूरा। लेकिन हाँ, क्रिप्टो जब से आई है तब से बहुत ज्यादा हमें डिसेंट्रलाइज का एक सुनने को मिला है कि डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। अब एक चीज और भी होती है कि पूरी तरह से कंप्लीटली भी डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती कुछ चीजें, बिकॉज कुछ ना कुछ तो उसमें रहेगा जहाँ पे इंसान का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हर चीज ऑटोमेटिक नहीं हो सकती। कुछ चीजों में तो इंसान का इन्वॉल्वमेंट होता ही है, और कुछ चीजों मतलब एक एक पर्टिकुलर इंसान की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट रहती है, ये चीज है। तो कंप्लीटली भी हम डिसेंट्रलाइज किसी चीज को नहीं बनाया जा सकता कि पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज बना दिया, सब कुछ अपने मन से ही हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन वहां पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए हमको। तो कंपनी का एग्जांपल एक अलग हो गया कि कंपनी में जो बंदा था वो उसको कंट्रोल करेगा, उसमें जो भी प्लान है उसको चेंज करेगा। तो ये चीज थोड़ा सा देखने लायक है। हालांकि ऐसा मैं नहीं बोलूँ कि सेंट्रलाइज प्लान खराब ही होते हैं, सेंट्रलाइज चीजें जो होती है बेकार ही होती है, बट अगर आपको सेफ रहना है तो हमें ये देखना होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है, एक व्यक्ति के हाथ में या कई लोगों के हाथ में। अगर कई लोगों के हाथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कतें कम आती है। बट अगर एक व्यक्ति के हाथ में सारे पावर दे दी जाए, सब कुछ उसी के हाथ में कर दिया जाए, तो फिर वो मोनोपोली क्रिएट कर जाता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो गूगल हुआ, तो गूगल देखा है तो एक तरीके से सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, कंपनी है, जिसको चलाने वाला उसका जो फाउंडर है वो है। अब गूगल जो करता है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो गूगल के पास इतनी ज्यादा है आज के टाइम पे पावर है कि अच्छी अच्छी चीजों को वो कंट्रोल कर लेता है। आज सब बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में उसी का सब कुछ है, आज हर चीज उसी के ऊपर हो गई, तो गूगल की मोनोपोली है एक तरीके से देखा है, तो वो एक सेंट्रलाइज चीज है, कंट्रोल है उस पर एक व्यक्ति का। ऐसा नहीं कि हम लोग यूज कर रहे हैं तो सब कुछ हमारे से हो रहा है, वहां पे कंट्रोल करने वाला तो एक ही पर्सन है ना, कोई कंपनी है जो कि वो कंट्रोल कर रही है। अब बिटकॉइन का एग्जांपल इसलिए दिया मैंने कि बिटकॉइन ही एक ऐसी मात्र चीज है जो कि कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है, यानी कि पावर सबके हाथ में है कि वो कोई कुछ भी कर सकता है उसमें। राइट। सो बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने मीन्स एक्सप्लेन करा आदित्य जी ने डिसेंट्रलाइज का कंसेप्ट। नो डाउट डिसेंट्रलाइज में मतलब खुद की ओनरशिप होल्ड करते हैं, कोई इंडिविजुअल पर्सन कंट्रोल नहीं करता है। ये बहुत ही अच्छी लाइन एग्जैक्टली। बताई। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे पर्सन, जैसे कि अभी आपको पता होगा नो डाउट, जब से इंटरनेट का एरा आया है, अगर हम लोग इससे पीछे चले जाएं कोविड से पहले, तो नो डाउट थोड़े प्लान्स कम आते थे, फिर प्लेटफॉर्म्स का कम आना होता था, फिर नए नए प्लेटफॉर्म कम बनते थे। बट आज के समय में खास करके जो मैंने ऑब्जर्व करा है, क्रिप्टो रिलेटेड प्लेटफॉर्म हर दूसरे दिन या फिर बोले तो हर दिन
5 से 7 नए प्लान्स मार्केट में, बिकॉज नो डाउट हम सभी लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, कोई पर्सन ने किसी ग्रुप में ऐड कर दिया तो नया प्लान, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। तो इस केस में कोई एक पर्सन कैसे ये डिसाइड करे कि यार ये सिस्टम जेन्युइन है या फिर इस सिस्टम के साथ हमें जाना चाहिए? बिकॉज बहुत सारे लोग नो डाउट मतलब अर्निंग्स वगैरह देख के ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली जब उनको पता चलता है यार कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कंट्रोल एक ही हाथ पे था, एक ही वॉलेट पे था, एंड जब वो वॉलेट से पैसे साफ होते हैं या फिर कुछ भी होता है इधर उधर, तो सारी चीजें मतलब जीरो या फिर अप्रोक्स जीरो के आसपास चला जाता है। तो इस केस में कैसे एक पर्सन मतलब अपने आप को सेफ गार्ड कर सके, फिर सेफ रख सके, और किसी प्लेटफॉर्म के साथ अगर जुड़े तो बेसिकली उनको क्या क्या मतलब, अगर थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो क्या क्या उसे देखनी चाहिए? जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं वो सब। हाँ हाँ। अब देखिए, जैसे बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा है, तो हर इंसान के बस की नहीं है कि उसको इंटरनली सर्च कर पाए, उसके बारे में इंटरनली जान पाए। बट जैसे कि मैं बता देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी अभी एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, जो कि है भी। गवर्नमेंट की तरफ से उसमें अभी रेगुलेशन कुछ भी नहीं लगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2018 में जो बैंकिंग बैन लगा था, उसके बाद फिर 2 साल केस चला, 2020 में बैंकिंग बैन भी हट गया कि आप डील कर सकते हो, ठीक है। बट अभी भी जो एक बोलते हैं ना, जैसे हमारा स्टॉक मार्केट है और ये सब है, ये सब क्या है, रेगुलेशन से है। यानी कि अगर कोई गड़बड़ करती है तो उसको मतलब एक डर रहता है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर एक्शन ले लेगी। बट क्रिप्टो में क्या होता है, क्योंकि पर्टिकुलर कोई ऑनर होता नहीं है ऐसे कोई एक बंदा, तो वो क्या करता है कि वहां पे अनरेगुलेटेड मार्केट है, तो कई सारे स्कैम भी होते हैं और स्कैम होते हैं। चाहे वो हर चीज का एक एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है, यानी कि मेरिट और डिमेरिट दोनों ही है। यानी कि उसको हम देख सकते हैं किस तरीके से हम यूज करना चाहते हैं ये। अब क्योंकि ये एक फाइनेंशियल भी सेक्टर है, तो हम्म। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना कैपिटल अपने पास रखें, जिसको हम अगर लूज भी कर दें तो हमारे लिए कोई दिक्कत ना हो। राइट। मतलब जो भी आपका एक बियरिंग कैपेसिटी है, हमें उसको ध्यान रखना चाहिए, ओवर जाना नहीं चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि हम किसी से कर्जा लेके डाल दें या ऐसा कुछ। हाँ, एक लिमिट में डालो। और आप बहुत सारी चीजें चेक करना होता है हमें, जैसे कि क्या चल रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं, तो ये सब सारी चीजें आजकल क्या होता है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट क्या होते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। सोशल राइट। मीडिया को अपने बारे में बताते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। तो आपको देखना है कि जो वो चीजें बता रहे हैं क्या वो सच में हो रही है। अगर सच में हो रही तो बढ़िया है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसा वो उन्होंने बोला है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें नहीं चल रही या कुछ उल्टा ही चल रहा है, तो हमें उसमें थोड़ा सा वो रहना पड़ता है कि यार नहीं यार, ये उस तरीके से तो नहीं कह रहे हैं जैसे ये चलना चाह रहे हैं। जो इन्होंने बोला है वो प्रोमिस नहीं फुलफिल हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी क्रिप्टोज आई जिन्होंने अच्छा खासा मतलब इस बार की बेयर मार्केट में बहुत बहुत ज्यादा मतलब बुरा हाल कर दिया। हालांकि ये सारी चीजें होती रहती हैं हर एक, चाहे स्टॉक मार्केटों में, अगर स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो वो भी कोई ऐसा नहीं कि वहां पे बड़े बड़े चीजें नहीं होती। बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो जाती हैं और रातों रात गिर भी जाती हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँ कि दोनों ही मार्केट में एक अलग अलग है, दोनों फाइनेंशियल मार्केट है। राइट। हालांकि क्रिप्टो करेंसी क्या है, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थिंग है, एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड चीज है, इंडस्ट्री है। तो हमें इसका विजन लेके चलना चाहिए, क्योंकि अभी ये इंडस्ट्री को 10 साल से 12 साल ही हुए हैं, इतना मैच्योर्ड नहीं है। बट और जो मार्केट्स हैं वो पहले से मैच्योर्ड है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जैसे कि इंटरनेट को भी आने में 30 साल लग गए। मतलब 30 साल आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा टाइम होता है, अच्छा खासा टाइम होता है। 3 डेकेड्स लग गए इंटरनेट को पूरी तरह से अडॉप्शन में आने के लिए। अभी भी फुली अडॉप्शन में आया है, लेकिन 2030 तक जो हम्म। कि है, वो मैक्सिमम 99% ऑफ द पॉपुलेशन के पास इंटरनेट पहुंच जाएगा। यानी कि टाइम लगेगा हर चीज को। तो अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी बहुत छोटा है, 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, क्योंकि टाइम लगेगा। और धीरे धीरे सारी चीजें होंगी, तो बड़ी बड़ी कंट्रीज भी रेवोल्यूशन लेके आ रही हैं कि भाई हमारे यूजर्स जो हैं, जो भी क्रिप्टो को पसंद करते हैं, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी वाली चीज है तो गवर्नमेंट भी इससे हटना नहीं चाहती। वो ये नहीं कहती है कि हम इसको बैन कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि हम बैन नहीं कर सकते। सब कुछ डिसेंट्रलाइज के ऊपर चल रहा है, क्योंकि ब्लॉकचेन पर बेस्ड है और चीजें हटाई नहीं जा सकती। तो गवर्नमेंट को पता है कि भाई हम कुछ कर नहीं सकते, तो इससे अच्छा क्या है, हम क्यों ना इसको रेगुलेट कर दें और खुल के इसका मतलब वो करें, इसको साथ दें लोगों को कि हाँ ठीक है, हम इनकरेज करें। जैसे कि दुबई है बहुत बड़ी, मतलब उसने क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया क्रिप्टो को, कि आप वहां पे जाकर के अपने क्रिप्टो प्रोजेक्ट को ले जा सकते हो। जो भी वहां पे है क्रिप्टो, वहां पे टैक्स फ्री रहता है। तो दुबई ने कर दिया। हालांकि इंडिया में अभी सेंटिमेंट थोड़े अलग है। तो इंडिया के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो 30% टैक्स और 1% टीडीएस का जो चल रहा है, ठीक है, हम्म। चल रहा चलेगा। बट अभी आने वाले टाइम पे शायद ऐसा हो सकता है कि इसमें चेंजमेंट आए, क्योंकि बहुत ज्यादा है। और हम्म। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन में, इंडिया की बात करें तो सेकंड नंबर पे है। और बहुत ज्यादा तेजी से अडॉप्शन भी होता है। अभी जब इस तरीके की कंडीशन है, जबकि मार्केट इतना रेगुलेटेड नहीं है, तब 10 करोड़ के आसपास से भी ज्यादा यूजर्स हैं यहाँ पे इंडिया में। सबसे ज्यादा यूजर है अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें। अमेरिका भी नहीं है इतना आगे, क्योंकि अमेरिका इतना विकसित देश है।
तो इंडिया में बहुत ज्यादा इसका वो है। हालांकि हमें स्कैम चीजों से भी बचना चाहिए। हमें उन प्रोजेक्ट्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे ये बोला जा रहा हो कि आप 10-50 लोगों को लाओ फिर ऐसे आकर के इन्वेस्ट करो। नहीं। हाँ, आप प्रमोशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट प्योर एमएलएम या नेटवर्किंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगना चाहिए उसके ऊपर, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर कम्युनिटी बनाना चाहते हो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे कि बोला था कि एक लालच देते हैं कि आप इतने लोगों को लाओ तो हम आपको इतना देंगे या आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। वो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो क्रिएटिव नहीं है, वो इसके ऊपर फिट नहीं बैठता है इस मतलब इंडस्ट्री के अंदर कि हम एमएलएम इसके अंदर चलाएं या नेटवर्किंग चलाएं। अब चलिए, अगर कोई नेटवर्क पर्सन कोई नेटवर्किंग कर रहा है तो वो अगर आना भी चाहता है, उसको तीन चार चीजें देखनी चाहिए। पहली तो कि जो कॉइन है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है, यानी कि जो होल्डिंग है वो ब्लॉकचेन पे दिखी जाती है कि किसके पास कितनी है। वॉलेट्स 1/2, 2, 3, 4, 5 करके ऐसे पूरी सीरीज वाइज दिए होते हैं, इस राइट। वॉलेट में कितना फंड पड़ा है। तो अगर आपको पता है कि ठीक है कंपनी का ये इंडिविजुअल किसी का वॉलेट है, देखना होता है कि मैक्सिमम सप्लाई किसके पास है। तो मैनिपुलेशन नहीं हो सकता वहां पे। अब जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे टोकन आ रहे हैं, क्योंकि टोकन डेवलप कर पाना इतना मुश्किल नहीं है। हालांकि एक पर्सन अकेले भी नहीं कर सकता, उसके लिए टीम चाहिए होती है, पूरा नॉलेज भी रहना चाहिए ब्लॉकचेन का। तो जैसे कि आजकल जो प्लान चल रहे हैं कि बहुत सारे प्लान आते हैं, क्या करते हैं मैक्सिमम सप्लाई अपने पास रख लेते हैं। क्या करते हैं कि टोकन डेवलप हो गया, कितनी भी सप्लाई आप जनरेट कर सकते हो, उनको पैसा नहीं लगता है इतना, बस बनाते टाइम पैसा लगता है। फिर बाद में फंडिंग तो होती रहती है जो कि एमएलएम के थ्रू करते हैं लोग, तो वो होती रहती है। अब राइट। जैसे कि क्या रहता है कि हमें देखना चाहिए कि सबसे टॉप पे जो वॉलेट है उसके पास कितनी होल्डिंग है। अगर बहुत ज्यादा होल्डिंग है यानी कि 80%, 70%, जो कि अच्छी चीज नहीं है, जो कि अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि वो पूरी मार्केट का 70 से 80% होल्ड कर रहा है, वो उसके हाथ में है। तो वो अगर उसने डंप किया तो बहुत कुछ हो सकता है, जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए ब्लॉकचेन पे जाके। आप सबसे अच्छे सिंपली है कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मांग लो उस पर्टिकुलर कॉइन का, क्योंकि विदाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो बनता नहीं है कोई। हम्म। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मांग के आप जिस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन का वो कॉइन है उस ब्लॉकचेन पे जाओ, वहां पे उसको पेस्ट करो। उसके बारे में आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी कि एक नंबर के वॉलेट के पास कितना है, सेकंड नंबर का वॉलेट जो है। तो ऐसे करके जितनी वॉलेट में आपको देखना होता है किसके पास कितनी होल्डिंग है। अगर 20, 25, 30% होल्डिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो कम्युनिटी है उससे ज्यादा उसके पास होल्डिंग अगर है, बहुत ज्यादा होल्डिंग है और कम्युनिटी के पास जरा ज्यादा से होल्डिंग है, तो फिर यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि कॉइन पहले जनरेट हो चुके हैं। हालांकि बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन जब माइन होता है तब जाके मार्केट में आता है, बट वो कॉइन पहले से ही बने हुए हैं, यानी कि उसके वॉलेट में पहले से ही है। जब वो मार्केट में वैल्यू आएगी तो वो उसको डंप कर देगा आप ही के ऊपर, यानी कि अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट हो गया खत्म। तो हमें ये राइट। देखना होता है कि मैक्सिमम सप्लाई किसके पास है। अगर बहुत ज्यादा सप्लाई है, टोटल सप्लाई का बहुत बड़ा पोर्शन है, तो फिर हमें दूर रहना चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर से। ऑफ कोर्स। सो चलो आदित्य जी, काफी आई होप सो इन डेप्थ, अगर जो भी पर्सन ने लास्ट तक सुना होगा तो आई होप सो उनको एक ब्रीफ आइडिया, बिकॉज नो डाउट बहुत सारी चीजें आदित्य जी ने अभी बताई, बट बहुत सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ भी पता चलेगा, नो डाउट, बिकॉज हम लोगों ने भी सब समय के साथ ही सीखा है। तो आप लोग इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो भी पर्सन या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट टर्म, मतलब जो होता है ना शॉर्ट टर्म में पैसे बन जाएंगे, फिर किसी कॉइन में पैसे लगा दो ये रातों रात बड़े हो जाएंगे, फिर मतलब 2x हो जाएंगे, 10x हो जाएंगे। तो मैं तो सिंपल बोलूंगा, इन सब सिस्टम से वो सेंट्रलाइज हुआ डिसेंट्रलाइज डजेंट मैटर, बट खास करके डिसेंट्रलाइज के नाम पे आज के समय जो मैं फील कर रहा हूँ, आजकल मतलब ड्राफ्ट बना के आते हैं, अगर आपने ये मिस कर गया, ये मिस कर गया, ये मिस कर गया, अगर डिसेंट्रलाइज मिस कर गए तो ये प्लेटफॉर्म करो। तो ये सरासर गलत होता है, और आप लोग कभी भी इतना याद रखो कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है। आपने वहां पर मेहनत करी, बट हाँ वहां से यहाँ पे कम मेहनत लगेगी, इसकी अथॉरिटी है। तो अधिकतर जैसे आप, मैं एक छोटा सा नेक्स्ट टर्म पूछना चाहूंगा, जैसे कि बहुत सारे लोग। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। जैसे कि अभी क्रिप्टो के अंदर एक सबसे बड़ी जो हाइप है वो ब्लॉकचेन की है। हम्म। बहुत ज्यादा लोग अरे ब्लॉकचेन पे है, ब्लॉकचेन पे है। अरे ब्लॉकचेन होती क्या पहले ये तो जानू। ठीक है, राइट। चलो ब्लॉकचेन आपने जान ली, ब्लॉकचेन क्या करती है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि क्रिप्टो आया है तभी ब्लॉकचेन आई है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। पहले। ब्लॉकचेन ऑलरेडी 1990s के समय से वो कर रही थी, एग्जिस्ट कर रही थी। यानी कि जो हमारे बैंकें हैं ना वो पहले से ही हमारी ब्लॉकचेन को यूज कर रही थी। फर्क इतना था कि जो पावर होती थी वो बैंक के हाथ में रहती थी, वो उस डाटा को मैनिपुलेट कर पाती थी। लेकिन 2008 में जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाना शुरू किया और 2009 में जब फाइनली बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट उसने सामने रखा लोगों के, उसने क्या किया, उसको पता था ब्लॉकचेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, सब कुछ है। वो बेवकूफ नहीं था, उसको ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं था, उसको पता था कि ब्लॉकचेन ऑलरेडी हम कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। लेकिन ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज नहीं होती थी तब, यानी कि जो डाटा था उसको मैनिपुलेट कर सकते थे। लेकिन जब सतोशी नाकामोटो आया, बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट लेके आया, तो उसने क्या किया, ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज बना दिया। यानी कि डाटा से आप छेड़खानी नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते। बस फर्क इतना है।
तो ब्लॉकचेन कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, इट जस्ट अ प्योर डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ नहीं होता, खाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो, और ब्लॉकचेन का काम यही होता है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट्स को रन करना। तो काफी लोगों के दिमाग में डाल जाता है कि यार ब्लॉकचेन पे है तो डिसेंट्रलाइज होगा। ऐसा नहीं होता कि ब्लॉकचेन पे डिसेंट्रलाइज होगा। डिसेंट्रलाइज जब होता है जब पावर एक व्यक्ति के हाथ में ना रहे जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो। यानी कि जैसे टोकन है, अगर मैं मानता हूँ जैसे 100 टोकन है एग्जाम्पल, अगर 100 टोकन है, कोई ऐसा XYZ कोई टोकन है, उसकी सप्लाई अगर मैक्सिमम सप्लाई जो है कम्युनिटी के हाथ में है, तो उसे हम डिसेंट्रलाइज मान लेंगे। यानी कि जो जिसने क्रिएट किया उसके हाथ में कम हो, और जिसने जो कम्युनिटी उसके हाथ में ज्यादा है, तो वो हमारा एक डिसेंट्रलाइज टोकन कहलाएगा। फिर वो किसी तरीके से भी काम कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो डिसेंट्रलाइज है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो चलो आदित्य जी, लास्ट में छोटा सा टर्म के बारे में जानना चाहूंगा, बेसिकली लिक्विडिटी जो कि कॉइन में होनी चाहिए या फिर देखनी चाहिए किसी पर्सन, बिकॉज जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो मार्केट में आज जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो कॉइन बेस्ड आते हैं। तो जैसा कि वहां पर सबसे ज्यादा जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व करा, वी नीड टू सी द लिक्विडिटी, की लिक्विडिटी किसके ज्यादा हाथ पे कितना ज्यादा क्या क्या है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए कि लिक्विडिटी से पहले होता क्या है और कैसे एक पर्सन लिक्विडिटी के टर्म्स में सेफ हो सके कि हाँ ये कॉइन सेफ है या फिर अनसेफ है। अच्छा, ओके। तो जैसे कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉकचेन का कोई टोकन है आपके पास, जैसे BSC का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। हम्म। तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट मेन होता है, कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट आप मांग लो। कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट मांगने के बाद आपको पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे जाना है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन पे शायद बहुत लोग देख नहीं पाते हैं। तो एक वेबसाइट है, अगर BSC का मैं बता रहा हूँ, बाइनेंस स्मार्ट चेन का कोई टोकन है, तो आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ले लेना। और पूकॉइन करके वेबसाइट है, POOCOIN, पूकॉइन करके वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाइएगा। वहाँ पे आप सर्च बार में उस टोकन का कॉन्ट्रैक्ट पेस्ट करना। पेस्ट करते ही आपको क्या दिखेगा, उस टोकन की डिटेल रहती है, होल्डर, ट्रांजेक्शन, फिर उसमें सबसे नीचे होगा लिक्विडिटी। वहां पे लिक्विडिटी अनलॉक दिखेगा या लॉक दिखेगा, तो वहां पे दिखा देगा, एक रेड कलर से वार्निंग आ रही होगी, अगर उस टोकन की लिक्विडिटी अगर नहीं डली है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डली है तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बहुत सारे टोकन क्या होते हैं, लॉन्च कर देते हैं अपने आप को एक्सचेंज पे, बट लिक्विडिटी नहीं डालते हैं, पहले वो प्री सेल करते हैं। तो प्री सेल भी एक अच्छी चीज होती है, ऐसा नहीं कि प्री सेल बहुत बुरा होता है, मैंने कई टोकन की प्री सेल में पार्टिसिपेट किया है। वो प्री सेल में अच्छा रहता है, जहाँ पे आपका एक क्या रहता है कि आप एक प्राइवेट इन्वेस्टर बनते हो, वहाँ पे बहुत ही कम रेट में आपको उसको कॉइन मिल रहा होता है। बट जब वो पब्लिक राउंड पे जाता है, तो वहां पे क्या करते हैं, एक्सचेंज पे लिक्विडिटी डाल देते हैं, राइट। फिर वहां जाके वो ट्रेड होने लगता है। यानी कि जो पहले प्राइवेटली इन्वेस्टर आ गया उसको बेनिफिट मिल जाता है अच्छा खासा। तो प्राइवेट सेल भी होती है इस तरीके से। यानी कि जो कि आप टोकन एक्सचेंज करते हैं आपस में, आपने लेट्स सपोज BNB दिया, तो आपको उन्हीं की तरफ से उतने टोकन जो भी उनका प्राइस होगा उस वक्त का, वो उसके अकॉर्डिंग उतने टोकन आपकी वॉलेट में क्रेडिट कर देंगे। तो प्राइवेट सेल वगैरह भी होती है। तो हमको चेक करना होता है पूकॉइन पे जाकर के, जब अगर टोकन लिस्टेड है, ठीक है, अगर वो एक्सचेंज पे आ गया है, लिक्विडिटी पड़ी है और प्राइस वहां पे है, तो हमें देखना था कि कितनी लिक्विडिटी पड़ी है और कितना लॉक्ड है। अगर लॉक्ड नहीं है, वहां पे पहले से ही दिखा देगा कि मतलब कि जिस इतनी लिक्विडिटी परसेंटेज क्या है एक वॉलेट के पास होल्ड है। यानी कि अगर वो लॉक्ड नहीं तो वहां पे वो वार्निंग दिखाएगा दिखाएगा। अगर लिक्विडिटी लॉक्ड है तो वार्निंग नहीं दिखाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा। तो हमको दो तीन चीजें चेक करनी होती है। पहला नंबर की सप्लाई जो कॉइन की है वो कितनी है टोटल, टोटल में से जो कम्युनिटी है उसके पास कितना है, प्लस जिसने डेवलप किया, जो कि डेवलपर वॉलेट होता है, वो भी दिख जाता है, टॉप पे ही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा होल्डिंग उसी के पास होती है। तो अगर 20 30 30% तक के पास उसके पास होल्डिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम फिर कॉइन कम्युनिटी के पास है, कुछ एक्सचेंज में पड़े हुए हैं। और लिक्विडिटी जो कि मेन टर्म होता है। अब लिक्विडिटी काम कैसे करती है, लिक्विडिटी होता क्या है, बहुत सारे लोग लिक्विडिटी समझते नहीं है। लिक्विडिटी क्या करती है, वो आपके प्राइस को तय करती है। यानी कि अगर आपकी लिक्विडिटी डली है BNB के टर्म में किसी कॉइन में कि आपको BNB से खरीदना पड़ेगा, तो वो BNB उसके लिए लिक्विडिटी का काम कर रहा है, उसी से प्राइस तय होता है। एज एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई 100 टोकन की सप्लाई है, कोई भी टोकन है उसके 100 सप्लाई है, उसमें हमने अगर एक BNB टोकन डाल दिया, जिसकी कीमत, एक BNB अगर कीमत बात करें, तो अगर $100 है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 का रेशियो बनाकर जिससे समझ में आ जाएगा। 100 रुपए हमने डाल दिए, 100 टोकन है, तो हमारा एक टोकन की वैल्यू 100 रुपए, 1 रुपए हो जाएगी। 100 टोकन थे, हमने 100 रुपए डाले, तो एक टोकन के बराबर 1 रुपए पड़ गया। यानी कि एक टोकन की वैल्यू कितनी होगी, 1 रुपए होगी। अब उससे पूल से, यानी कि हमारे एक्सचेंज से, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से डेफी से किसी ने खरीदा, उसने क्या किया, 2 रुपए 100 रुपए का टोकन खरीद लिया, 100 रुपए का टोकन खरीद लिया। यानी कि उसको पूरे 100 नहीं मिलेंगे, 100 रुपए में वो 100 खरीद सकता है, बट एक्चुअल में उसको 100 मिलेंगे नहीं। वो जैसे ही खरीदने जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। अब होगा क्या, उसने क्या किया, 100 रुपए डाले, ऑलरेडी 100 पड़े हुए थे, 200 रुपए एक्सचेंज में चले गए। अब टोकन तो 100 ही थे, तो उसको 100 रुपए में जितने टोकन मिले थे वो मिल गए। अब वहां पे क्या होगा, अब जो बचे टोकन है
उसमें 200 रुपए की लिक्विडिटी बढ़ी है, तो अब क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा उस टोकन का। यानी कि लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है, टोकन की सप्लाई कम होती जा रही है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ये काम करता है डिसेंट्रलाइज उसका एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी इसे हम बोलते हैं। यानी कि जिस भी टोकन में उसको डाला गया है कि इस टोकन तक खरीद सकते हो, वो टोकन उसकी लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी नहीं है तो आप ना बाई कर पाओगे ना सेल कर पाओगे, और मतलब मेन वैल्यू लिक्विडिटी में ही होती है। टोकन तो डेड होता है, कुछ नहीं होता टोकन में। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो आई होप सो आज बहुत ही अच्छी अच्छी नॉलेजेस आप लोग को इस पॉडकास्ट के थ्रू मिला हो। और इतना ही बोलना चाहूंगा यार कि बी सेफ इन क्रिप्टो, बिकॉज मैक्सिमम लोग क्रिप्टो गैम्बलिंग या फिर शॉर्ट टर्म में अमीर बनने वाला प्लेटफॉर्म समझते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर भी रियल में नॉलेज, बिकॉज आज के समय में मेरे को जितना विश्वास है कि नॉलेज बहुत ही कम जगह पे मिल रही है, राइट नॉलेज। सो ये जो चैनल है, यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे क्रिप्टो रिलेटेड राइट इन्फॉर्मेशन, इससे पहले और भी इंटरव्यूज हो चुके हैं, आप वो देख सकते हो। आपको हर एक जगह पर राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ये मैक्सिमम वीडियोस, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर वो पार्टिसिपेंट या फिर हर वो टीम मेंबर जो भी क्रिप्टो में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फिर आने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, दे मस्ट सी दिस, बिकॉज उनको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। सो रिता जी, थैंक यू, मैं आपने तो यही अच्छा। बोलूंगा हाँ, यस मैं तो ये बोलना चाहूंगा लास्ट में कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज लो पहले, तब जाके इसमें इन्वेस्ट करो। क्योंकि अभी अनरेगुलेटेड मार्केट है, बहुत सारी चीजें हो रही है। ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा ही है, अच्छा भी है, बहुत कुछ बुरा भी है। तो हमें दोनों चीजें देख करके चलनी पड़ती है, क्या सही है क्या गलत है, तो ये देख करके चलना होता है। बहुत सारे ऐसे टोकन है जो कि आपको स्टेकिंग कराएंगे अच्छी खासी, जिसमें इप्लाई भी देंगे आपको, और बहुत कुछ हो रहा है। यानी कि सही टोकन भी है तो खराब टोकन भी है। हमको वो खाली देखना होता है कि उसमें क्या सारी चीजें चल रही है, थोड़ा सा। और या आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप किसी ऐसे पर्सन से मीट आउट करो, उसके पास जाओ जो इसकी जानकारी रखता है, जिसका एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, तभी आप आगे जाके कुछ करो। राइट, राइट। और हम लोगों को भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या क्या सीखा। दूसरी चीज का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम लोग जब भी कमेंट को रीड आउट करेंगे, आपका क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू आप सभी लोग का, और स्पेशली थैंक यू आदित्य जी आपका, जो कि आपने समय या दिया। थैंक यू सो मच। काफी सारी चीजें क्लियर करी मेरी भी, एंड नो डाउट जो भी इस वीडियो को देखेंगे लास्ट तक, उनको भी बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू। मैं यहाँ पर पॉडकास्ट को एंड करता हूँ।